Hello everyone and welcome back to my channel. So we were solving PhD question paper for program MSc Plant Biotechnology और हम लोगों ने 82 questions already solve कर लिए थे in the previous videos. So today we are going to continue from the question number 83. Okay, total 120 question है and today we are going to complete the whole question paper. So let's move on with question number 83. 1 hectare of field is to be treated with 0.1% solution of an insecticide. Quantity of 50 EC formulation required for the treatment of field when 1000 liter of spray solutions are needed for it. Options है हमारे पास 5 liter, 200 ml, 2 liter, 0.2 liter. तो एक बार हम देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है. हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्प्रे, कितना इंसेक्टिसाइड हम स्प्रे करेंगे फील्ड में. सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 1 हेक्टेयर हमें फील्ड का एरिया गिवन है. हमारा फील्ड 1 हेक्टेयर का है. 0.1% सॉल्यूशन जो है ये हमें गिवन है परसेंटेज ऑफ इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन पर हेक्टेयर. हमें जो परसेंटेज यहाँ पे इंसेक्टिसाइड का गिवन है, इंसेक्टिसाइड का जो वॉल्यूम है हम काफ़ी टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमको एरिया गिवन है तो यहाँ पे ये पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन गिवन है इंसेक्टिसाइड का. तो 0.1% हमारा है सेट सॉल्यूशन जो हम यूज करेंगे फील्ड के अंदर पर हेक्टेयर. इट इज 0.1%. नेक्स्ट यहाँ पे हमें 50 EC जो है ये हमें स्ट्रेंथ गिवन है इंसेक्टिसाइड की. EC हम यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड के लिए. रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फील्ड व्हेन 1000 liter ऑफ स्प्रे सॉल्यूशन आर नीडेड. वॉल्यूम ऑफ स्प्रे हमें गिवन है 1000 लीटर. हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें कितना पेस्टिसाइड, हमें कितना इंसेक्टिसाइड, सॉरी मैंने यहाँ पे पेस्टिसाइड करा हुआ है. हमें कितना इंसेक्टिसाइड चाहिए फील्ड को स्प्रे करने के लिए, जो कि इसका एरिया 1 हेक्टेयर है. इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन हमने लिया है 0.1% और स्ट्रेंथ हमारी है 50 EC इंसेक्टिसाइड की. और हम कितना स्प्रे करेंगे 1000 लीटर. तो हमारा फॉर्मूला होता है निकालने का अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड निकालने का. मैंने पेस्टिसाइड कर दिया यहाँ पे गलती से. इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ऑल सेम देखा जाए तो. अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड वॉल्यूम ऑफ स्प्रे मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ इंसेक्टिसाइड. ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. वॉल्यूम ऑफ स्प्रे जो हमने यूज की है इंसेक्टिसाइड की वो हमारी है 1000 लीटर. 1000 लीटर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंसेक्टिसाइड सॉल्यूशन पर हेक्टेयर जो हमारा है 0.1%, 0.1, एंड डिवाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ इंसेक्टिसाइड. स्ट्रेंथ कितनी है हमारे इंसेक्टिसाइड्स की 50 EC, तो डिवाइडेड बाय 50. तो हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला से. तो हमारा जो अमाउंट ऑफ इंसेक्टिसाइड जो हमें चाहिए वो हमारा 2 लीटर निकल के आएगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 2 लीटर. इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजिसाइड, इन सबके निकालने का वॉल्यूम और इनका सबका अपना अपना फॉर्मूला होता है. तो सिंपल वी हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड देन वी कैन इजीली फाइंड आउट. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 84. ब्लॉसम एंड rot of tomato is caused due to the deficiency of ऑप्शंस है हमारे पास नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड पोटेशियम. तो ये जो डिजीज होती है ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो, इसमें क्या होता है, जो टोमेटो का जो बेस होता है या ब्लॉसम एंड होता है जहाँ से वो प्लांट से अटैच होता है, या फिर जो उसका क्राउन होता है पोटैटो का, वो वाला जो पोर्शन होता है वो रॉट हो जाता है, सड़ जाता है. So this blossom and rot of tomato is caused due to the deficiency of calcium. So correct answer is option number 2, calcium. Moving to question number 85. The correct sequence of timeline in the process of identification of DNA, RNA as genetic material. हमें यहाँ पे कुछ experiments given है यहाँ पे E option तक, A, B, C, D, E and E, and we have to tell the order of the time. सीक्वेंस में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था. तो हमें एक्सपेरिमेंट गिवन है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, फिशर मिशर एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक मिशर सॉरी, एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट एंड फ्रैंकलिन कॉर्नाट एक्सपेरिमेंट. तो ऑर्डर देखें तो हमारा ऑप्शन 2 सही है.
सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने एक्सपेरिमेंट किया था टाइमलाइन के अकॉर्डिंग. इफ यू रिमेंबर, फ्रेडरिक मिशर वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर डीएनए. फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की डिस्कवरी की थी. इसने सेल में से एक केमिकल या सब्सटेंस की डिस्कवरी की थी जिसको इसने न्यूक्लिन बोला था. डीएनए नाम नहीं दिया गया था उस टाइम पे. तो फ्रेडरिक मिशर डिस्कवर डीएनए. तो सबसे पहले डीएनए की यहाँ पे हम सारे डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ऑब्वियसली डीएनए डिस्कवर होना चाहिए. तो फर्स्ट इज बी. सबसे पहले बी है टाइमलाइन में फ्रेडरिक मिशर एक्सपेरिमेंट. उसके बाद है एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? ग्रिफिथ का था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ का था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो उसने माइस पे किया था. एक वायरुलेंट स्ट्रेन लिया था, एक नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन लेके माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था. उसके बाद है सी ऑप्शन, एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट. ग्रिफिथ ने सिर्फ स्टेट किया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को. इसने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया था उसका. एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड ने उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था. सो नेक्स्ट हमारा आता है ग्रिफिथ के बाद एवरी मैकार्टी मैक्लॉयड एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का. नेक्स्ट आता है टाइमलाइन में डी ऑप्शन, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. हर्शे एंड चेज का था ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट. याद हो तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे किया था. फेज वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन और सल्फर को लेके किया था. लास्ट है हमारा ई, फ्रैंकलिन कॉर्नाट एक्सपेरिमेंट. फ्रैंकलिन कॉर्नाट का एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट, फ्रैंकल कॉर्नाट का एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बिल्कुल सिमिलर है. ग्रिफिथ ने माइस पे किया था डीएनए को लेते हुए. फ्रैंकल कॉर्नाट ने टोमैको मोज़ेक वायरस को लेते हुए प्लांट्स के ऊपर किया था. सेम वही एक्सपेरिमेंट आरएनए को लेके किया था बेस मान के. सो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा BACDE. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 86. Which histone protein is absent in nucleosome core? Options are H2, H3, H4 and H1. तो हमको पता है जो हमारा हिस्टोन प्रोटीन का जो कोर होता है ऑक्टामर होता है. 8 हिस्टोन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है. H2A, H2B, H3 and H4. ये चारों मिलके दो प्रेजेंट होता है. H2A 2 मॉलिक्यूल होता है, H2B के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, H3 के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, H4 के 2 मॉलिक्यूल होते हैं. मिलके ये कोर बनाते हैं जो कि ऑक्टामर होती है. 8 यूनिट प्रेजेंट होती है. तो हमारे पास कोर में कौन सा हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है? जो नहीं है वो ऑप्शन 4 है H1. H1 को हम लिंकर भी बोलते हैं, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन. ये जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन के कोर्स बनते हैं या जो न्यूक्लियोसोम होते हैं उनको कनेक्ट करता है एक दूसरे से. तो जो कोर में इन्वॉल्व नहीं है वो ऑप्शन 4 है हमारा H1. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 H1. क्वेश्चन नंबर 87. Which group of plants possess highest water use efficiency? Options are C3 plants, C4 plants, crustacean acid metabolism plants. Fourth is none of these. तो highest water use efficiency बोले तो अपन कौन से प्लांट्स है जो वाटर को बहुत ही जिनमें ट्रांसपिरेशन का बहुत अमाउंट है, वाटर लॉस बहुत ही कम हो रहा है, वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम है. सो वी नो कि जो CAM प्लांट्स होते हैं हमारे CAM पाथवे फॉलो करते हैं और इनके अंदर सबसे हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी होती है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 CAM प्लांट्स. CAM प्लांट्स हमारे डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, सारे जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 88. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमें कुछ डिस्कवरीज गिवन है, लिस्ट 2 में हमारे पास साइंटिस्ट के नाम है. लिस्ट 1 में है हमारे पास ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, मास फ्लो थ्योरी, लॉ ऑफ मिनिमम एंड लैक ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट. सो लॉ ऑफ मिनिमम हमको पता है लीबिग ने दिया था. ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली. मास फ्लो हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय मंच. लॉ ऑफ मिनिमम लीबिग हो ही गया है. लैक ऑपेरॉन का कॉन्सेप्ट जैकब एंड मोनार्ड ने दिया था. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ए का 3rd, सी का 4 एंड डी का 1 हो जाएगा. Moving to question number 89.
Which of the following are mutagens? Options है ethylene, gamma rays, ethyl, methyl, sulfonate, abscisic acid and cytokinin. So mutagens, we know mutagens are the chemical substance या chemical substance बोले या physical substance anyway which causes mutations. जो mutation cause करते हैं उनका mutagens बोलते हैं, mutation बोलते हैं. तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकाइनिन, ये तो हमारे सारे पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं. जो बचते हैं हमारे पास वो है गामा रेस, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट. ये दोनों जो है बी एंड सी दे कॉजेज म्यूटेशन. सो ये हमारे म्यूटेशन है यहाँ पे. सो करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, बी एंड सी ओनली. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 90. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमारे पास हॉर्मोन्स के नाम है, लिस्ट 2 में हमारे पास बायोसिंथेटिक प्रोसेसर गिवन है. इनके बायोसिंथेटिक प्रोसेसर बोले या फिर प्रोकेमिकल स्टेज बोले इनकी, जिनसे मिलके बने हैं, ये ऑक्सीजन किस केमिकल से बना है. सो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है. सो इफ यू रिमेंबर और इफ यू कैन रिकॉल, पीजीआरपी ये हमारा शायद 7th या 8th क्वेश्चन है. प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ऑक्सीजन प्रीकर्सर, हमें प्रीकर्सर गिवन है सारे, हमें पीजीआरसी के प्रीकर्सर को मैच कराना है. बायोसिंथेटिक प्रोसेसर बोले या फिर हम, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. ऑक्सीजन का प्रीकर्सर होगा ट्रिप्टोफैन, इथाइलिन का प्रीकर्सर होगा मेथियोनिन, जिब्रेलिन का प्रीकर्सर है मैविलोनिक एसिड, एनाप्सिसिक एसिड का प्रीकर्सर है जियाज़ैंथिन. So correct answer is option number 1. Moving to question number 91. The Environment Protection Act was enacted in which year in India? इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम सारी चीज़ें एनवायरनमेंट वाली. तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमको पता है 1986 में इनेक्ट हुआ था. So correct answer is option number 3, 1986. Moving to question number 92. Moving to question number 92. The sub1 gene has been introgressed in. sub1 gene जो है ये हमने जेनेटिक इंजीनियर के थ्रू कौन से प्लांट में हमने इंट्रोड्यूस कराई है. ऑप्शंस है हमारे पास मेज, कॉटन, व्हीट एंड राइस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, राइस. सब1 जीन को राइस के प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया गया था विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 93. राइबोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड इन, ऑप्शंस आर न्यूक्लियोलस, बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोसोल. So we all know ribosomes कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, न्यूक्लियोलस में. So correct answer is option number 1, nucleolus. Moving to question number 94. Who coined the term linkage? Options are Mendel, Hugo de Vries, Corrin and Morgan. So linkage term जो है Morgan ने introduce कराई थी, Morgan ने coin कराई थी. So correct answer is option number 4, Morgan. Moving to question number 95. Which of the following is the monophagous insect pest of mango? हमें यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट के नाम दिए हैं सारे ऑप्शंस में. हमें बताना है इनमें से कौन सा मैंगो प्लांट का मोनोफेगस इंसेक्ट है. अब मोनोफेगस इंसेक्ट्स होते कौन है? मोनोफेगस इंसेक्ट्स हम उनको बोलते हैं जो सिर्फ एक प्लांट स्पीशीज को कंज्यूम करते हैं, एक प्लांट स्पीशीज पे फीड करते हैं. तो मैंगो का मोनोफेगस इंसेक्ट सिर्फ मैंगो के प्लांट. तो इनमें से कौन सा है हमें बताना है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बी एंड डी. सो बी और डी है हमारे, ये यहाँ पे हमारे Emeritodus atkinsonj and D is Sternochetus mangiferae. These two are monophagous insect pest of mango. So correct answer is option number 2, B and D only. Question number 96. Which of the following enzyme is referred to as the molecular glue? Molecular glue हमको पता है हम ligase को बोलते हैं. So correct answer is option number 4, DNA ligase is known as the molecular glue. ग्लू जो चिपकाने का काम करे, एंड वी नो डीएनए लाइगेज जो है 2 डीएनए के मॉलिक्यूल को ज्वाइन करने का काम करता है. क्वेश्चन नंबर 97. व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बंगाल फेमाइन? सो इफ यू कैन रिकॉल, ये हम
फंजाई वाले पोर्शन में पढ़ते हैं। फंजाई के अंदर एक फंगस है विच लीड्स टू द बंगाल फेमाइन। 1943 के अराउंड हुआ था ये बंगाल फेमाइन, जिसमें बंगाल की साइड में जो मेजर क्रॉप का जो कंज्यूम करते हैं अपन, नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में तो वीट है अपना मेजर फूड। साउथ में चले या थोड़ा बंगाल साइड चले तो वहाँ पे जो मेजर फूड कंजप्शन है वो राइस का होता है। तो इस बंगाल फेमाइन के टाइम पे, फेमाइन मतलब महामारी, बंगाल में जो महामारी आई थी इट वाज बिकॉज जो हम वहाँ पे राइस की क्रॉप्स थी वो इफेक्ट हो गई थी। 1943 के अराउंड हुआ था। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन से बंगाल फेमाइन के रिगार्डिंग सही है। सो ए इज इट अकर्ड इन द ईयर ऑफ 1947 टू 1948। इट इज रॉन्ग। बंगाल फेमाइन 1943 और 45 के अराउंड आया था, इतना लेट नहीं आया था। इंडिपेंडेंस से पहले आ गया था बंगाल फेमाइन, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आया था। बी इट अकर्ड ड्यू टू द ब्लास्ट डिजीज। नो, ऑप्शन बी भी गलत है हमारा। बंगाल फेमाइन जो हुआ था इट अकर्ड ड्यू टू द लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस। लीफ स्पॉट डिजीज होता है फंगस हेलमिंथोस्पोरियम ओरिजे, इट कॉजेज दिस डिजीज, जिसकी वजह से बंगाल फेमाइन आया था। तो ब्लास्ट डिजीज की वजह से नहीं आया था। ब्लास्ट डिजीज के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, इट इफेक्ट्स रूट स्टेम लीव्स, काफ़ी चीज़ों को अफेक्ट करती है, बट बंगाल फेमाइन इसकी वजह से नहीं आया था। सी इज राइस क्रॉप वॉज सिवियरली अफेक्टेड। सी स्टेटमेंट सही है हमारा। बंगाल फेमाइन में राइस क्रॉप को ही इफेक्ट किया गया था। डी इज द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल वॉज हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, सही है डी ऑप्शन भी हमारा। बंगाल फेमाइन जो हुआ था एक फंगस होता है हमारा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज की क्लास में आता है। इट कॉजेज फेमाइन ऑफ बंगाल, जिसने डिजीज कॉज करता है राइस। तो डी ऑप्शन भी सही है हमारा। ई ऑप्शन इज दिस डिजीज वाज कंट्रोल्ड बाय फंजीसाइड रीडोमिल। सो ये हमारा ई ऑप्शन भी गलत है। रीडोमिल फंगस से कोई कंट्रोल नहीं हुआ था इस डिजीज का। रीडोमिल फंजीसाइड जो है हमारा, ये काफ़ी केमिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली। रीडोमिल, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे बहुत सारे फंजीसाइड्स आते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे हमें 5 स्टेटमेंट्स में से हमारे 2 स्टेटमेंट सही है बस बंगाल फेमाइन के रिगार्डिंग। एक स्टेटमेंट सी दैट इट इफेक्ट्स राइस क्रॉप सही है, और ऑप्शन डी कि जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल था वो हेलमिंथोस्पोरियम था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, सी एंड डी ओनली। Moving to question number 98, bar I in Drosophila is a result of, options are duplication, mutation, recombination and deletion. So हमको पता है बार आई जो है ड्रोसोफिला फीमेल में है, इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन हो जाता है क्रोमोसोम में, डुप्लीकेशन होता है। सो बार आई का रीजन है डुप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 99, RNA polymerase 2 A, a DNA dependent RNA polymerase, B, binds to Tata box, C, synthesize precursors of small and micro RNA, D, regulate DNA translation, and E, regulate DNA replication. We have to choose the correct answer from the given option. E options हमारे पास given है, हमें उनमें से कौन से करेक्ट है हमें ये चूज करना है। तो RNA polymerase ए ऑप्शन सही है हमारा, इट इज अ DNA डिपेंडेंट RNA polymerase। अब ये आपने पढ़ा होगा, कुछ DNA डिपेंडेंट DNA polymerase ही पढ़ते हैं हम, DNA डिपेंडेंट RNA polymerase ही पढ़ते हैं, RNA डिपेंडेंट DNA polymerase ही पढ़ते हैं। तो ये जो होता है RNA polymerase, ये DNA polymerase होता है। मतलब ये है कि ये DNA को RNA में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। RNA polymerase जो हमको पता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, DNA से हम RNA बनाते हैं उस प्रोसेस में। So yes, it is a DNA dependent RNA polymerase. तो ऑप्शन ए सही है हमारा। ऑप्शन बी इज इट बाइंड्स टू द टाटा बॉक्स। अब टाटा बॉक्स क्या होता है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन में जो इनिशिएशन वाली स्टेप होती है हमारी, उसके अंदर हमारा जो DNA होता है उसका जो इनिशिएशन साइट होती है उससे लगभग 20 नाइट्रोजनस बेस पेयर पहले एक 7 बेस पेयर का एक फिक्स्ड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। हर DNA में मिलेगा आपको जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा, जिसे हम टाटा बॉक्स बोलते हैं। टाटा बॉक्स एक तरीके से रिकॉग्निशन का काम करता है ट्रांसक्रिप्शन में।
तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करता है टाटा बॉक्स से जाके एक फिक्स्ड 7 बेस पेयर का, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। उसके बाद इनिशिएशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। सो बी ऑप्शन भी सही है हमारा, आरएनए पॉलीमरेज डज बाइंड्स टू टाटा बॉक्स। सी इज सिंथेसाइज प्रीकर्सर्स ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो आरएनए। तो हमको पता है हमारे आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। ये हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में बस एक टाइप का मिलता है आरएनए पॉलीमरेज। तो उनमें से जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है उसका फंक्शन प्रीकर्सर्स बनाना ही होता है। एमआरएनए के प्रीकर्सर्स बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 सॉरी। आरएनए पॉलीमरेज 1 हमको पता है 28S, 18S, 5.8S आरआरएनए बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए के प्रीकर्सर्स में इन्वॉल्व होता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए और 5S आरआरएनए बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो मैंने यहाँ पे गिवन कर दिया है, लिखा हुआ है आरएनए तीनों आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शंस के किस किस इन्वॉल्व होते हैं। तो सही है हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। आरएनए पॉलीमरेज 2 is involved in the synthesis of precursors of small and micro RNA. So option C सही है हमारा। Option D is it regulate DNA translation. तो ऑप्शन डी गलत है क्योंकि ट्रांसलेशन में नहीं होता है, ये डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ई रेगुलेट डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन ई भी गलत है। इट इज इन्वॉल्व इन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए बी एंड सी ओनली। हमारे स्टार्टिंग के जो ए बी सी है बस ये करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू आरएनए पॉलीमरेज 1, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज 2। Moving to question number 100. A population of recombinant inbreed lines are 1. Heterozygous, 2. Homozygous but heterogeneous, 3. A and B both, and 4 is none of the above. अब recombinant inbreed lines होती क्या है? recombinant inbreed lines या फिर जिसको हम RIL भी बोलते हैं, इसकी जो पॉपुलेशन होती है इसको हम कैसे डेवलप करते हैं? इट इज डेवलप यूजिंग सिंगल सीड descent from F2 generation। हमारे जो हमको F2 जनरेशन मिली क्रॉसिंग कराने पे, उससे हम इनब्रीडिंग कराते हैं और फर्दर हम प्रोजेनी बनाते हैं, और जो प्रोजेनी बनती है उसको हम बोलते हैं RIL, रिकॉम्बिनेंट इनब्रीड लाइंस। तो ये जो हमारी इनब्रीड लाइंस होती है यहाँ पे RIL, जो कि F2 जनरेशन में क्रॉसिंग कराने से मिल रही है हमको सेल्फ क्रॉसिंग, वो होमोजाइगस और होमोजीनस दोनों होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, क्योंकि हमें ऐसा कुछ गिवन है नहीं ऑप्शन में, होमोजाइगस होमोजीनस। सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। RIL is developed using single seed descent from F2 generation. The result is a set of homogeneous homozygous line for which large amount of seeds can be produced for replicated trials. Question number 101. The phenotypic ratio in dihybrid cross from 9:3:3:1 to 12:3:1 deviates due to. Options are recessive epistasis, option 2 incomplete dominance, option 3 dominant recessive epistasis, option 4 dominant epistasis. अब हमको पता है कि हमारा जो एक नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है उसका फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर हमें ये रेशियो 9:3:3:1 ना मिलके 12:3:1 मिलता है। सो इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज होता है एपिस्टेसिस। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे? ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, डोमिनेंट एपिस्टेसिस। ये एपिस्टेसिस से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में। एपिस्टेसिस का रेशियो और बाकी के भी रेशियो याद कर लेना ही सेफ साइड रहना ही बेटर है। सो ये रेशियो के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आया है, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, इनके ऊपर आता रहता है। मेनली एपिस्टेसिस का ही पूछता है, पर सबका याद कर लेना ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 102. Arrange the following in correct sequence with reference to the morphogenic events in growth of embryo.
अब यहाँ पे प्लांट एम्ब्रियो की बात की जा रही है, तो प्लांट एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट स्टेज होती है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, उनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास? हार्ट स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज, मैचुरेशन स्टेज, टॉर्पीडो स्टेज। तो हमको पता है हमारा जो एम्ब्रियो होना स्टार्ट होता है, ग्रोथ होती है, उसमें सेल डिवीजन होता है, तो सबसे पहले वो एक अनडिफरेंशिएटेड मास होता है सेल का, जिसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल। सबसे पहले ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी हमारी, ग्लोब्यूलर मतलब स्फेरिकल शेप, हमारी फिस्ट की शेप वाली। सबसे पहले ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी एम्ब्रियो की। उसके बाद उस ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद उस एम्ब्रियो में धीरे धीरे डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है, तो फिर वो एक हार्ट स्टेज की शेप ले लेता है। अब जो हमारी राउंड शेप थी उसमें डिफरेंशिएशन से हार्ट की शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ग्लोब्यूलर के बाद हार्ट स्टेज आएगी, उसके बाद उसमें और डिफरेंशिएशन होता है, फिर टॉर्पीडो स्टेज आती है। टॉर्पीडो स्टेज में क्या होता है, जो शेप होती है एम्ब्रियो की वो थोड़ी एनलार्ज हो जाती है, हार्ट शेप ही थोड़ी एनलार्ज होके लॉन्गिट्यूडनली एनलार्जमेंट हो जाता है उसमें, वो टॉर्पीडो शेप गेन कर लेती है, तो टॉर्पीडो स्टेज हो जाएगी। और लास्ट होती है हमारी मैचुरेशन स्टेज, जिसमें हमारा जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीट शेप में आ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 4, BADC। सबसे पहले ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी, फिर हार्ट स्टेज, फिर टॉर्पीडो स्टेज, फिर मैचुरेशन स्टेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 103। हेरिटेबिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय, हेरिटेबिलिटी मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रेट्स का आना इज हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी हम कैसे देखें कि कोई करेक्टर या कोई ट्रेट जो है वो हेरिट हुआ है या नहीं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। सो ऑप्शन 1 इज एस्टिमेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएंस, ये भी सही है। कितनी वेरिएशन आ रही है पेरेंट में ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट के रेस्पेक्ट में वेरिएशन से भी हम पता कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ पेरेंट्स एंड प्रोजेनी परफॉर्मेंस, ये ऑप्शन भी सही है, कंपैरिजन से भी हम पता लगा सकते हैं। थर्ड इज डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस, थर्ड ऑप्शन भी सही है। पेरेंट है या फिर जो ऑफस्प्रिंग है या प्रोजेनी है, उन दोनों में कितनी रिलेशन है, कितनी सिमिलैरिटीज हमको देखने को मिल रही है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। सारे ऑप्शन सही है हमारे। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 104। कदांग कदांग डिजीज बिलोंग टू विच क्रॉप। तो ये जो कदांग कदांग डिजीज होती है, ये होती है कोकोनट की डिजीज होती है, ये साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। इस डिजीज में क्या होता है, कोकोनट की जो क्रॉप है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, नट्स के साइज छोटे हो जाएंगे या फिर नंबर कम हो जाएगा। इनफ्लोरोसेंस जो है हमारा फ्लावर्स का अरेंजमेंट, जिससे हमारा फ्रूट बनेगा फर्दर चल के, इनफ्लोरोसेंस श्रिंक हो जाएगा, फ्लावर्स के नंबर कम हो जाएंगे, तो बहुत तरीके से अफेक्ट करती है क्रॉप, ये कदांग कदांग कोकोनट की क्रॉप को अफेक्ट करती है। डिजीज के ऊपर भी हमारा शायद थर्ड क्वेश्चन है, कदांग कदांग इताई टाई पूछा गया था, ऊपर टिक्का डिजीज पूछी गई थी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 105। Which of the following statement are true about Mendel? A. His discoveries concerning genetic inheritance were generally accepted by the scientific community when he published. So option A जो है हमारा गलत है। हमको पता है उसकी डिस्कवरीज जो थी किसी ने एक्सेप्ट नहीं की थी, मेंडल की डेथ के काफी सालों बाद उसकी डिस्कवरीज को रीडिस्कवर किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। ऑप्शन बी है, he believed that genetic traits of parent will usually blend in their children. ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग जेनेटिक वो ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रंस में मिक्स नहीं होते हैं, जिसके लिए उसने एक लॉ भी दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो ऑप्शन बी गलत है हमारा। ऑप्शन सी है, his ideas about genetics apply to plants, सही है। सी स्टेटमेंट जो है हमारा वो सही है बिल्कुल, उसके आइडियाज प्लांट को हम अप्लाई कर सकते थे। और मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो खुद ही एक प्लांट पे था, पी प्लांट पे किया था। डी स्टेटमेंट है हमारा।
His ideas about genetics apply to animals, ये भी सही है. पी प्लांट में जो एक्सपेरिमेंट थे मैंडल के, उनके जो हमारे रिजल्ट थे वो हम एनिमल स्पीशीज पे भी अप्लाई कर सकते हैं. सो स्टेटमेंट डी सही है हमारा. ई स्टेटमेंट है, ही स्टडीड 7 traits in his experiment. स्टेटमेंट ई भी सही है. पी प्लांट के हमने 7 traits ही स्टडी किए थे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सी, डी एंड ओनली. Moving to question number 106. The plant pathogen regarded as genetic engineer of plant kingdom is option 1, Agrobacterium tumefacium, option 2, Erwinia mylovora, option 3, Neurospora errata, option 4, Pseudomonas syringae. तो प्लांट पैथोजन जिसको हम जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं प्लांट किंगडम का, वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम. जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम है, इट इज नोन एज द जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट किंगडम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 107. रे फंजाई बिलोंग्स टू Chytridomycota, option 2, Zygomycota, option 3, Actinomycetes, option 4, Myxomycota. So correct answer है हमारा ऑप्शन नंबर 3, Actinomycetes. एक्टिनोमाइसिटीज जो है उसका ही कॉमन नेम रे फंजाई होता है बिकॉज ऑफ द फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जैसे हम इसको रे फंजाई भी बोलते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 108. The National Institute of Plant Biotechnology is situated at option 1, New Delhi, option 2, Kolkata, option 3, Mumbai, option 4, BHU. So correct answer is option number 1. जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 109. Which of the following plant virus has double-stranded DNA genome? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, इस पे ध्यान दीजिए. काफी बार पूछते हैं हमसे, क्योंकि प्लांट के जो वायरस होते हैं दे कॉमनली हैव सिंगल स्ट्रैंड होता है या फिर आरएनए होता है उनका जेनेटिक मटेरियल. सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम होना एक प्लांट वायरस का इज वेरी रेयर, जो कि हमें मिलता है वायरस के अंदर मिलता है. ऐसे ध्यान रखेंगे, प्लांट्स में हमारा जो जेनेटिक जीनोम होता है वायरसेस का वो आरएनए होता है मेनली. एनिमल्स में इट्स मेनली डीएनए, बट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में डीएनए है, उसके ऊपर भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस. Moving to question number 110. Boring disease or topple down of banana is caused by option 1, mycoplasma, option 2, nematode, option 3, virus, option 4, bacteria. So correct answer is option number 2, nematode. Sorry. तो जो बरोइंग डिजीज है, टॉपल डिजीज होती है बनाना की, टॉपलिंग डिजीज बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जो नेमेटोड होता है ये मेनली रूट्स को अफेक्ट करता है. बनाना प्लांट रूट्स को अफेक्ट करता है, तो एक तरीके से जो सॉइल वाला पोर्शन होता है रूट्स के अराउंड वाला, वो थोड़ा हॉलो हो जाता है, जिससे कि स्ट्रॉन्ग विंड आई या कोई और प्रेशर पड़ा प्लांट पे, या फिर ज़्यादा इरिगेशन हो गया है अगर क्रॉप में, बनाना के क्रॉप में, तो जो प्लांट है वो टॉपल हो जाता है, या फिर बोले तो ज़मीन से उखड़ के बाहर आ जाता है, गिर जाता है प्लांट बनाना का. सो बरिंग डिजीज या टॉपल डाउन डिजीज में ऐसा होता है, विच इज कॉज्ड बाय अ नेमेटोड, जो कि रूट को अफेक्ट करता है प्लांट की. क्वेश्चन नंबर 111. व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस कॉल्ड एज? ऑप्शंस आर स्पाइक, पैनिकल, स्पैडिक्स एंड साइमोस. सो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है हमारा? इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस. फ्लोरल एक्सिस पे हमारे जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं. इनफ्लोरेसेंस मेनली 2 टाइप का होता है, रेसिमोस एंड साइमोस. यू नो दैट. ऑप्शंस में हमारे पास है स्पाइक, पैनिकल, स्पैडिक्स एंड साइमोस. तो ऊपर के जो 3 ऑप्शंस हैं ये रेसिमोस के ही टाइप हैं. मेन 2 इनफ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोस, साइमोस. इनके अंदर हम फर्दर डिवीजन पढ़ते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं.
So correct answer is option number 4, cymose. Next is question number 112. Which cell organelles is called the powerhouse of the cell? Options are nucleus, ribosome, mitochondria and cell wall. So हमको पता है हमारा जो पावर हाउस होता है सेल का, it is mitochondria. So correct answer is option number 3, mitochondria. Moving to question number 113. Which fungus is called weed of laboratory? Options are Fusarium, Aspergillus and Carvolaria. So correct answer is option number 2. Weed of laboratory is known as Aspergillus. Option number 100. Question number 114. Which of the following are medicinal plants? Plants में हम पढ़ते हैं हमारा जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम प्लांट किंगडम का, उसमें मेडिसिनल प्लांट्स का भी एक टॉपिक आता है. तो हमारे पास 5 मेडिसिनल प्लांट्स एग्जांपल गिवन, 5 प्लांट स्पीशीज के एग्जांपल है, हमें बताने में से मेडिसिनल प्लांट कौन सा है. सो आप देखेंगे आंसर की में जो क्वेश्चन था ये ड्रॉप हो गया था. इट इज ड्रॉप. इस क्वेश्चन के लिए बोनस मिला है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 114 के लिए. So moving to question number 115. Gametophytic self-incompatibility is determined by option 1, genotype of the plant, option 2, genotype of the pollen, option 3, both 1 and 2, option 4, none of the above. तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वी नो क्या होता है. फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है प्लांट की स्पीशीज में, पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे जाके अटैच होना. तो जो हमें कैसे पता चलेगा, प्लांट को कैसे पता चलेगा कि जो पोलन है वो उसी स्पीशीज का है जिस स्पीशीज का स्टिग्मा है. तो इसके लिए पोलन के पास, पोलन का जो जीनोटाइप होता है उसके पास या प्लांट के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, जिससे वो डिटरमाइन कर सकता है कि वो उसी स्पीशीज का पोलन है या उसी स्पीशीज का है. क्योंकि अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो ज़रूरी तो है नहीं कि सेम स्पीशीज के प्लांट का ही पोलन आके सेम स्पीशीज के स्टिग्मा से अटैच होगा. इसीलिए एक फीचर प्रेजेंट होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, जिससे कि जो स्टिग्मा है इट डजंट अलाउ द पोलन विथ अनदर स्पीशीज टू ग्रो इट्स पोलन ट्यूब inside its stigma. The self-incompatibility is determined by the genotype of the pollen. Option 2 is correct. Moving to question number 116. Which of the following is not a Kharif season crop? Options are black gram, option 2 sesame, option 3 groundnut, option 4 oats. तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 ओट्स. खरीफ रबी क्रॉप्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं. ओट्स हमारा सही है यहाँ पे. ओट हमारी खरीफ क्रॉप नहीं होती है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 117. PCR is used to option 1 generate energy in a cell, makes many copies of a targeted DNA segment, grow E. coli in the laboratory, and fourth is clean denatured DNA from laboratory glasswares. हमको पता है PCR बोले या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम कॉपीज बनाने के लिए काम में लेते हैं. So option 2 is correct. It makes many copies of a targeted DNA segment. Next is question number 18. Given below are two statements. Statement 1 is generally the genetic material of prokaryotic cell is naked. Statement 2 is this DNA is not compiled with histones. हमें बताना है हमारे स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो स्टेटमेंट 1 सही है हमारा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स का वो नेकेड होता है. वी नो दैट दे हैव नेकेड जेनेटिक मटेरियल and their DNA is not compiled with histone. Statement 2 भी सही है. हिस्टोन की जगह they have this amines present होती है. हिस्टोन्स की जगह उनके पास कौन से अमीन्स होते हैं इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हिस्टोन की जगह पे उनके DNA को कंपाइल कुछ और प्रेजेंट होता है. सो दोनों स्टेटमेंट सही है हमारे. So correct answer is option number 1. Both statement 1 and 2 are correct. Moving to question number 119.
We have to match the list 1 with list 2. लिस्ट 1 में हमारे पास है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन एंडर न्यूक्लियस. लिस्ट 2 में साइंटिस्ट के नाम है एलेक्स जेफरे, कैरिम्यूलस, आल्बर, कॉलर एंड मिलस्टीन. So correct answer is, sorry. ऑप्शन 3 हमारा सही है. ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3rd. Moving to question number 120. The hormone which produces seed germination in plants is ethylene, auxin, gibberellins, and abscisic acid. So correct answer is option number 3, gibberellin. So 120 question हमारे ऐसे complete हो गए हैं. And sorry, last के कुछ questions में थोड़ा disturbance था background में, so I'm really sorry for that. पर सब घर पे ही हैं तो इतना disturbance तो is very obvious. So हमने पूरे 120 questions complete कर लिए हैं plant biotechnology program के. If you have any doubt regarding any question, please let me know in the comment section. Okay, thank you very much. So let's complete this video today. Okay, thank you very much. Goodbye.